हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ जय प्रक्रम का पोषण चैप्टर का ही पार्ट 2 वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर दूसरे को शेयर करें, ताकि उन गरीब बच्चों का भी उत्थान हो सके जो अभी इस लॉकडाउन के दरमियान पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं मैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, वैसे जंतु जो अन्य जंतुओं के मृत शरीर के सड़े गले मांस को खाते हैं कहलाते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन, वैसे जंतु जो अन्य मतलब कि दूसरे जंतुओं के मृत मतलब कि मरे हुए दूसरे जंतु के मरे हुए शरीर के सड़े गले मांस को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या अपमार्जक कहते हैं, सिलिया कहते हैं, या दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो क्या कहते हैं, सिलिया तो एक प्रकार से पैरामीशियम इस तरह से होता है, इस तरह से जो नहीं होता है, इसको इस वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? सिलिया कहते हैं। तो सिलिया तो हो नहीं सकता है इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपमार्जक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपमार्जक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पित्त के लवणों की सहायता से पित्त के लवणों की सहायता से भोजन में मौजूद वसा के विखंडन की प्रक्रिया कहलाती है। तो वसा का जो विखंडन का प्रक्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्या एंजाइम कहलाता है, पाइसीकरण कहलाता है, या क्लोरोफिल कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता है? तो इसका क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइसीकरण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पाइसीकरण हो जाएगा। अच्छा, पाइसीकरण हो गया तो इसमें से अब एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या है, तो एंजाइम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। क्या है? जटिल भोज अणुओं का खंडन कर छोटे अणुओं में परिवर्तित करने वाले जैव उत्प्रेरक अभिमार्जक एंजाइम कहलाता है। तो उम्मीद है कि एंजाइम के बारे में कंफर्म हो गए होंगे। तो क्लोरोफिल के बारे में अगर चर्चा करें तो क्लोरोफिल पत्तियों में हरा वर्णक के रूप में पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा कर लूँ इसको। मनुष्य के आमाशय की दीवार से मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो मनुष्य का जो आमाशय होता है, उस आमाशय की दीवार से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? पित्त कहलाता है, अग्नाशयी रस कहलाता है, गैस्ट्रिन कहलाता है, या इनमें से सभी कहलाता है? तो अगर यदि बात करें पित्त, तो पित्त जो है पित्ताशय से निकलता है। पित्त कहाँ से निकलता है? पित्ताशय से। और अग्नाशय, तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। तो इन दोनों में से तो कोई हो नहीं सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गैस्ट्रिन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर गैस्ट्रिन, क्योंकि जो है ना पित्त रस जो है ना पित्ताशय से निकलता है। पित्त रस जो है पित्ताशय से निकलता है, और अग्नाशयी रस अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, इसलिए दोनों में से तो ये कोई नहीं होगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिन। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, जिसे क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत के एक मिलन स्थल होता है, मतलब जोड़ने वाला स्थल होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको अपमार्जक कहते हैं, उसको सीकम कहते हैं, इनमें से ए और बी दोनों कहते हैं, या इसमें से कोई नहीं कहते हैं? एक बार फिर से ऑप्शन पढ़ देते हैं। इसको सीकम कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सीकम कहते हैं। इसको सीकम कहते हैं। अच्छा, तो अपमार्जक, ये जो ऑप्शन में, ये अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक के बारे में देखते हैं क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अपमार्जक वैसे जंतु जो अन्य जंतुओं के मृत शरीर के सड़े गले मांस खाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। मतलब क्या होता है कि वैसा जंतु जो अन्य जंतुओं के मृत, जो मर जाते हैं या डेथ हो जाते हैं, उसके शरीर जो सड़ने लगते हैं, सड़ा हुआ जो मांस होता है उसके शरीर का, उसको खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
मनुष्य के आहार नाल में पाया जाने वाला अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब ये हुआ कि अभी उसका उस शरीर में कोई काम नहीं है, वो बेकार का पड़ा हुआ है। तो वैसा अंग जो हमारे आहार नाल में, मतलब कि हमारे भोजन के पाचन में पहले तो सहयोग करते थे, अभी सहयोग नहीं करते हैं। तो वैसा अंग कौन सा है? तो वैसा अंग कान है, यूरेटर है, अपेंडिक्स है, या फिर इनमें से सभी है। तो देखिए, अगर यदि कान के बारे में चर्चा करें तो कान जो है, कान सुनने का काम करता है, इसका मतलब ये अभी इसका काम हो रहा है। यूरेटर जो है पेशाब का एक थैली होता है, तो ये इसका भी कोई ना कोई काम है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अपेंडिक्स। इसका काम पहले क्या था कि पहले क्या होता था, कच्चे मांस और भी मतलब कि कच्चा भोजन को करते थे। तो इस उस समय, उस अवस्था में ये अपेंडिक्स से कुछ इसका काम होता था। लेकिन अभी के समय में कच्चा मांस ना ही कोई क्लोरोफिल वाला चीज़, सॉरी क्लोरोफिल नहीं, मतलब कि हरा पत्ती वगैरह डायरेक्ट नहीं खाते हैं, अभी उसको पका करके खाते हैं। इसीलिए अभी शायद इस अपेंडिक्स का काम ख़त्म हो गया। इसीलिए इस शरीर का अवशिष्ट अंग या अवशेषी अंग क्या कहलाएगा? तो अपेंडिक्स कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सजीवों में वे प्रक्रम जैव प्रक्रम सजीवों में जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। सजीवों में जैव प्रक्रम किसके द्वारा होता है? तो सजीवों में जैव प्रक्रम श्वसन में पाए जाते हैं, पोषण में पाए जाते हैं, जनन में पाए जाते हैं, या इनमें से सभी में पाया जाता है। तो श्वसन में, सजीवों में जो जैव प्रक्रम पाए जाते हैं, तो इनमें से सभी में जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। तो कैसे इसमें से सभी जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं श्वसन है क्या। जिसके द्वारा जीवों में ऊर्जा उत्पन्न होता है, मतलब कि पोषण की वह विधि जिसके द्वारा जीवों में ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। मतलब क्या, इससे क्या होता है? जीवों का मेंटेनेंस होता है। जैव प्रक्रम का पहला वीडियो में हम बताए थे कि जैव प्रक्रम का क्या डेफिनेशन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ही दिए थे। तो इसमें क्या होता है? मेंटेनेंस होता है, सजीवों का मेंटेनेंस होता है। तो इसमें देखिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शरीर का क्या हो रहा है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। किसके द्वारा? तो श्वसन के द्वारा। तो इसका मतलब इसमें जैव प्रक्रम पाया जाता है। अगला देखते हैं क्या है इसमें। पोषण है। अगला क्या है? पोषण वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। पोषक तत्व को ग्रहण कर जैव प्रक्रम हेतु उसका उपयोग करता है। मतलब कि जीवों शरीर के मेंटेनेंस के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्या कहलाता है वो? तो पोषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पोषण। अगला है जनन। अपने सदृश जीवों की उत्पत्ति करता है। मतलब कि अपने समान जीवों को क्या करता है? उत्पत्ति करता है। नए जीवों को उत्पत्ति करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जितना भी क्वेश्चन था, जो भी था, सभी इसका आंसर, सही आंसर हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत विद्यमान है? वायुमंडल में तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है वायुमंडल में? वायुमंडल में CO2 0.03% है, 78%, 21% या सभी है? तो सभी तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0.03%। अच्छा, तो 78% क्या है वायुमंडल में? तो 78%, लगभग 78% क्या है? नाइट्रोजन है। और 21% क्या है? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन लगभग 21% क्या है? ऑक्सीजन है। और लगभग नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी मतलब खुद से भोजन बनाने वाला जो होता है, तो उसमें क्या क्या आवश्यक होता है? तो स्वपोषी भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? CO2 आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश, या इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो होता है, तो इनमें से सभी होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया जाता है, और जल पौधे के जड़ से लिया जाता है, और क्लोरोफिल पौधे में पहले से मौजूद होता है, और सूर्य की प्रकाश की इस उपस्थिति में पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक में
पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? इसमें स्वपोषी विधि है, या स्वपोषी है, मृतजीवी है, प्राणी संपोषी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कवक में जो पोषण की विधि है, तो कवक में पोषण की विधि क्या है? मृतजीवी है। अब मृतजीवी ही क्यों है? अच्छा, एक बार एक करके देख लेते हैं। इसमें से क्या क्या है? स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित करते हैं। अच्छा, मृतजीवी इसका आंसर सही है। तो मृतजीवी इसका आंसर सही क्यों है, देख लेते हैं। क्या है? इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? मृतजीवी। और कवक भी, ये जो कवक है मेरा इस क्वेश्चन में, है ना, कवक, ये कवक भी क्या करता है? कहीं ना कहीं उसी प्रकार से भोजन करता है। इसीलिए क्या होता है? इसको क्या बोलेंगे? मृतजीवी कहते हैं। तो स्वपोषी भी समझ में आ गया, मृतजीवी समझ में आ गया। अब एक बचा है ये प्राणी समभोजी। ये प्राणी समभोजी क्या होता है, इसको देखते हैं। प्राणी समभोजी क्या किसको कहते हैं? प्राणी समभोजी जंतुओं के पोषण ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। मतलब कि जंतु जैसे पोषण करते हैं, है ना, उसी प्रकार से ये भी क्या करते हैं? इस प्रकार के जंतु, इस श्रेणी में जो भी जंतु आएगा, जंतु के समान ही भोजन ग्रहण करेगा, उसी को क्या बोलेंगे? प्राणी समभोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पाचन है, तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन है, अपचयन है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसके भोजन का पाचन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। तो उपचयन होता क्या है, पहले ये जानते हैं। उपचयन किसको कहते हैं? ऑक्सीजन के साथ रासायनिक विधि द्वारा भोजन का पाचन। मतलब क्या होता है कि रासायनिक विधि होता है जिसमें ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, ऑक्सीजन युक्त होना अनिवार्य है, जिससे क्या होता है? भोजन सही रूप से बनता है। अच्छा, उपचयन क्या होता है? उपचयन रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग होता है। मतलब क्या? ऑक्सीजन वहाँ से निकलता है, अलग होता है ऑक्सीजन से। तो उपचयन, भोजन को जब हम पाचन करते देखते हैं, उसके साथ साथ हम लोग सांस लेना भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है। जितना भोजन जरूरी है उतना सांस लेना। सांस लेते क्यों हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे भोजन में भोजन ठीक से पचे और हमारे शरीर को अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान करे। इसलिए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर उपचयन सही है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। निम्न में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाला ग्रंथि नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन को जरा बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। तो मुख गुहा कहते किसको है? मुख गुहा मतलब कि मुख के अंदर, मुख को कहेंगे मुख, और देखिएगा मुख गुफा के तरह दिखता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? मुख गुहा बोलेंगे। तो इसमें कौन सा ग्रंथि नहीं पाया जाता है? नहीं पाया था, पैरोटिड ग्रंथि नहीं पाया था, सबमेंडिबुलर नहीं पाया था, या ब्रूनर्स नहीं पाया था, या सबलिंगुअल नहीं पाया था। तो इसमें जो नहीं पाया जाने वाला जो ग्रंथि है ना, तो इसमें ब्रूनर्स नहीं पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां हैं, जिसमें से एक है पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल, और इसमें से नहीं पाया जाता है वो है ब्रूनर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रूनर्स। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की स्राव करती है? तो भित्तीय कोशिका, जैमोजिन कोशिका, लगता है दो ऑप्शन नीचे चला गया है, या फिर म्यूकस कोशिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भित्तीय कोशिका। मतलब क्या? जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करने वाला जो कोशिका है वो है भित्तीय
कोशिका। अच्छा, भित्तीय कोशिका हो गया, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या है, अच्छा म्यूकस कोशिका। म्यूकस कोशिका से क्या होता है, म्यूकस नामक रस निकलता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव को क्या करता है, हमारे आमाशय में निष्क्रिय करता है। मतलब क्या होता है, उसको उदासीन बनाता है। अगर यदि ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम लोग देखते हैं ना, भूखे रह जाते हैं, तो ज़्यादा दिन तक भूखे रहेंगे तो हमारे पेट में अल्सर नाम करके बीमारी होने का संभावना हो जाता है। तो ये अल्सर नामक बीमारी क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ज़्यादा स्राव होने के कारण होता है, और उससे बचने के लिए हमारे शरीर में भगवान के द्वारा बनाया गया एक म्यूकस कोशिका है। उसी कोशिका से म्यूकस नाम का क्या होता है, एक रस निकलता है। इस म्यूकस रस क्या करता है, उसके प्रभाव को कम करता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है। तो छोटी आंत बोल रहे, छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है। तो किस रस की भूमिका होती है, तो पित्त रस की भूमिका होती है, अग्नाशयी रस की भूमिका होती है, आंत्र रस की भूमिका होता है, या सभी का भूमिका होता है। तो छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है उसमें क्या होता है कि सभी रस का ज़रूरत होता है, क्योंकि पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, आंत्र से आंत्र रस निकलता है। क्या कहता है, ये सभी क्या होता है कि अपना अपना एक चरणबद्ध तरीके से अपना अपना कार्य करते रहता है। इसीलिए इसका सही जो आंसर होगा सभी, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, तो पित्ताशय में। पित्ताशय से आता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। अग्नाशय से सॉरी, इसमें से नहीं है, इसमें में होगा। सभी में क्या हो जाएगा, में होगा। मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, माफ़ कीजिएगा। इसमें सभी जगह क्या हो जाएगा, में हो जाएगा। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पित्ताशय में पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है, या आंत्र रस में पाया जाता है, या जठर रस में पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है, तो हम लोग अभी ऊपर में ही पढ़ चुके हैं कि पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, आंत्र रस निकलता है आंत्र से, और जठर ग्रंथि से निकलता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर होगा अग्नाशयी रस। अग्नाशय से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, अग्नाशय रस में क्या होता है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अग्नाशय में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अच्छा, अग्नाशय से और क्या क्या होता है, अग्नाशय में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन, जिसकी कमी से क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है कि मधुमेह नामक, या फिर चीनी बीमारी, हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं चीनी बीमारी, या नहीं तो उसको मधुमेह बोलेंगे, और डायबिटीज़ इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि इससे अग्नाशय से ही क्या होता है कि एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या बोले हम अभी, इंसुलिन का कमी हो जाता है हमारे शरीर में। तो इंसुलिन का कमी होने के कारण क्या होता है, अलग से इंसुलिन का सुई लगाया जाता है, या फिर अलग से दवाई दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ताकि क्या हो, हमारे शरीर में मतलब कि चीनी का मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा समान रह सके। तो अग्नाशय से और कौन सा और क्या निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, तो हम क्या बोलेंगे, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इसी के कम निकलने के कारण हमारे शरीर में मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय रस। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नल का सबसे लंबा भाग है, तो ग्रसनी है, छोटी आंत है, आमाशय है, या फिर ग्रास नली है। तो आहार नल का सबसे जो लंबा भाग होता है तो वो कौन सा भाग होता है, तो छोटी आंत होता है ना, छोटी आंत होता है। इसका जो आकार है इस तरह से होता है, इसका जो आकार है इस तरह से होता है, मुड़ा मुड़ा टाइप का छोटी आंत का। और ये जो है ना इस तरह से बड़ी आंत से घिरा हुआ रहता है, इस तरह से बड़ी आंत से घिरा। तो यहाँ से यहाँ तक के बड़ा पार्ट को क्या बोलेंगे हम, छोटी आंत बोलेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत। माफ़ कीजिए। तो अगर यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इतना ही आज के लिए।
धन्यवाद।